ऐसे तमाम लोग जो एमटेक पीएचडी करके इस पद के लिए आवेदन करते, उनको आपने छला है, क्योंकि आपने आवेदन करने से पहले ही सीधे उन लोगों को प्रमोट कर दिया जो इसके काबिल इनके जो अर्हताएं पूरी नहीं करते। पर आशीष पटेल तो जितने भी आप आरोप लगा रही हैं उनको एक सिरे से डिनाई करते हैं। वो कह रहे हैं वो साबित कर दें, मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। मैंने आरोप लगाया है इस प्रदेश के मुखिया पर। मैं पूछ रही हूँ सवाल इनसे, छटपटाहट इधर क्यों हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो वही बात है कि चोर चोरी करके पकड़ा गया और बाद में जो है विधवा विलाप कर रहा है। मैं जो बोल रही हूँ उसकी एक एक चीज का प्रमाण मैंने तमाम दस्तावेज सभी पत्रकारों को दिए हैं, और अगर आज ये सदन में उठता तो मैं ये तमाम दस्तावेज साक्ष्य के साथ वहाँ पर टेबल भी करती और तब जवाब मांगती। आज पल्लवी पटेल अकेली बैठी है, अगर सपा के साथ रहती तो कम से कम 2-4 विधायक तो रहते। मैं तो ये कह सकती हूँ कि ये इतना अहम मुद्दा है कि कोई भी पार्टी जो विपक्ष की है और जो पिछड़ों की बात करती है उन सभी को मेरे साथ होना चाहिए। जिस अहम मुद्दे को लेकर मैं बैठी हूँ उसमें जब तक सरकार जवाब नहीं देगी, जब तक मुखिया मेरे सामने नहीं आएंगी, पल्लवी पटेल यहाँ से नहीं। अभी तक इस बीच में अखिलेश जी से एक बार बात हुई? नहीं, ऐसी कोई मेरा संवाद नहीं है अभी उनसे। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, और उनका अनिश्चितकालीन धरना विधानसभा के गेट पर हो रहा है, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे हो रहा है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि वो धरना अपने जीजा के खिलाफ कर रही हैं, अपने जीजा के करप्शन के खिलाफ कर रही हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कर रही हैं। पल्लवी पटेल हमारे साथ हैं। मैडम, क्या मामला है एग्जैक्टली जिसको लेकर के आपको सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर सड़क पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा उत्तर प्रदेश में सरकार है वो किसी से छुपा नहीं है, पूरे सर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और ये बात किसी एक विभाग की नहीं है बल्कि लगभग हर विभाग में भयंकर करप्शन है, भयंकर कमीशनखोरी है, घूसखोरी है, और जो नियम है, नियमावली है, उनको ताक पे रखा जा रहा है। ऐसे में एक विभाग का घोटाला है जो हमारे सामने आया और जिसमें तमाम दस्तावेजों के साथ हमने इस मुद्दे को उठाया, और हम चाहते थे कि शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और जिनके नाम पर ये घूस ली गई, 250 लोगों को नियम विरुद्ध प्रमोशंस दिए गए, पदोन्नति दिए गए, जो नियम है ही नहीं उस विभाग में, और उनको ये प्रमोशंस देने के नाम पर 25-25 लाख रुपया माननीय योगी जी के नाम पर वसूले गए, घूस ली गई है। तो हम ये चाहते थे कि चूंकि माननीय योगी जी का नाम इसमें आ रहा है तो वो ही सदन में आ करके आज जो हकमारी हुई है, पिछड़ों के अवसरों को लूटा गया है, उनके भविष्य की जो सौदेबाजी हुई है उस पे आके अपनी सरकार के अंतर्गत हुए इस घोटाले को स्वीकारें और सुनिश्चित करें हमारी मांग को कि जो जो ऊपर से नीचे तक इसमें शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और एक नजीर पेश की जाएगी। क्या मामला है और कौन इसको आप आशीष पटेल का नाम नहीं ले रही हैं लेकिन आप उन्हीं की बात कर रही हैं? क्या एग्जैक्टली मामला है, कहाँ का मामला है जो इतना आपको लगता है कि ये जरूरी है, जिस पर जो है चर्चा होनी चाहिए? देखिए, प्राविधिक विभाग का ये मामला है और ये जो डिस्क्रिपेंसी आई है, जो घोटाला आया है, उसमें 250 लेक्चरर्स को सीधे सीधे प्रमोट कर दिया गया है एचओडी के पद पर, विभागाध्यक्ष के पद पर। और सबसे बड़ी चालाकी की बात यह है कि आपने 250 लोगों की जो पदोन्नति की है वो उस नियमावली के अनुसार की है जो इस वक्त नॉन फंक्शनल है या डिफंक्ट हो चुकी है, और उनको पे स्केल दे दिया है उस नियमावली के अनुसार जो आज फंक्शनल है और जो कि एआईसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, नॉर्म्स को फॉलो करती है, और उसको फॉलो कराने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के पास है। तो नियमावली कहती है कि यूपीएससी के माध्यम से ही डायरेक्ट एंट्री होगी और एआईसीटी के नॉर्म्स जो भी अभ्यर्थी पूरे कर रहे होंगे उनका चयन होगा। राजपत्र भी है मेरे पास, गजट भी है मेरे पास, लिस्ट भी है, एआईसीटी के ऑर्डर्स भी हैं, तमाम साक्ष्य हैं। उसके बावजूद ऐसे तमाम लोग जो एमटेक पीएचडी करके इस पद के लिए आवेदन करते, उनको आपने छला है, क्योंकि आपने आवेदन करने से पहले ही सीधे उन लोगों को प्रमोट कर दिया जो इसके काबिल इनके जो अर्हताएं पूरी नहीं करते थे। पर आशीष पटेल तो बिल्कुल आपके सारे जितने भी आप आरोप लगा रही हैं उनको एक सिरे से डिनाई करते हैं। वो कह रहे हैं वो साबित कर दें, मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आरोप लगाया है इस प्रदेश के मुखिया पर, मैंने आरोप लगाया है उस व्यक्ति के ऊपर जिनके नाम से धन की उगाही करी गई, माननीय योगी जी। मेरा सवाल है माननीय योगी जी से और जवाब कार्रवाई भी मैं उन्हीं से चाहती हूँ। जिसके विभाग का मामला है वो तो कहेगा ना। लेकिन विभाग में जो हुआ है वो जिसके नाम से लूटपाट हुई है तो इसका मतलब वो भी उसके संज्ञान में भी तो होगा ना। हाँ। तो मैं पूछ रही हूँ सवाल इनसे, छटपटाहट इधर क्यों हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो वही बात है कि चोर चोरी करके पकड़ा गया और बाद में जो है विधवा विलाप कर रहा है। भाई, आप कह रही हैं कि एक विभाग में गलत तरीके से पदोन्नति की गई, उस विभाग का मुखिया कह रहा है कि हमारे विभाग में कुछ नहीं हुआ। पल्लवी पटेल झूठ बोल रही है, वो साबित ही नहीं कर पाएंगी।
आप मुख्यमंत्री योगी आदित्य का नाम ले रही हैं, मुख्यमंत्री जी का नाम ले, वो इट्स अ सेकेंडरी थिंग। जिस विभाग के मुखिया के जिक्र आप कर रही हैं, आप नाम बिल्कुल नहीं ले रही, लेकिन वो डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है आप साबित कर दीजिए मैं इस्तीफा दूंगा। सेकेंडरी थिंग। हाँ। अगर ये बिल्कुल डिनायल मोड होता और ये तमाम चीजें गलत होती तो कोई भी व्यक्ति सामने आकर के सफाई नहीं देता। और मैं जो बोल रही हूँ उसकी एक एक चीज का प्रमाण मैंने तमाम दस्तावेज सभी पत्रकारों को दिए हैं, और अगर आज ये सदन में उठता तो मैं ये तमाम दस्तावेज साक्ष्य के साथ वहां पर टेबल भी करती और तब जवाब मांगती। आप तो खड़ी हुई बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, तो मुझे बड़ी पोलाइटली विधानसभा अध्यक्ष ने बोला तो कि या तो आप अपनी आवाज बंद कर लें, अन्यथा आप सदन के बाहर चले जाएं। तो आप सदन के बाहर आ गए। मैं सदन के बाहर आकर के अब सवाल उठा रही हूँ। लगता है कुछ होगा? बिल्कुल होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ ना। कैसे होगा जब वो सुनने को तैयार नहीं है? आप अपनी बात कह रही हैं, सामने वाला सुनने को भी तो तैयार हो, कोई बात किसी पर जांच कब हो? सुनाई तो उनको दे रहा है। हाँ। सुनाई तो उनको दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं दे रहा। हाँ। सुनाई तो उनको दे रहा है और उस पर कार्रवाई भी होगी, ये मेरा विश्वास है। पर आज पल्लवी पटेल अकेली बैठी है। अगर सपा के साथ रहती तो कम से कम 2-4 विधायक तो रहते। मैं तो ये कह सकती हूँ कि ये इतना अहम मुद्दा है कि कोई भी पार्टी जो विपक्ष की है और जो पिछड़ों की बात करती है, उन सभी को मेरे साथ होना चाहिए था। लगता है पल्लवी पटेल ने जो वोटिंग के समय मामला किया, अखिलेश यादव जिस बात से नाराज हुए, घाटे का सौदा हो गया, ठीक ठाक था, इधर ही चलता रहता मामला। आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर किसी को खुश और नाराज करने के लिए बैठे हैं? हम लोग सदन के अंदर जनता की आवाज उठाने के लिए आए हैं, और ये जनता के हितों से, पिछड़ों के हितों से, पिछड़ों के भविष्य और उनके अवसरों से जुड़ा हुआ एक घोटाला है, और जहाँ पर आवाज उठाना जायज है और जवाब जरूर मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी से कहेंगी कि साथ आए? अखिलेश जी से कहेंगी कि अपने विधायकों को कहेंगे कम से कम हमारे साथ बैठे, एक जेन्युइन मुद्दा है, 250 लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा परिवार है। मैं ये कह रही हूँ कि ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हर कोई पिछड़ों की बात कर रहा है, हक और अधिकार की बात कर रहा है, वो स्वतः आके यहाँ बैठेगा। पर वो तो संबल की बात कर रहे हैं। संबल भी गैर जरूरी मुद्दा नहीं है। हाँ। बहुत जरूरी मुद्दा है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक अहम मुद्दा है। संबल में जो हुआ और जो वहां पर अभी मंदिर खोला गया है, सरकार कह रही है कि इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, इतने लोग परिवार से बेघर हो गए, कितना क्या पा रही हैं आप? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो लोग संभल के मुद्दे पर चर्चा करा रहे हैं, उनका हाल ठीक वैसे ही है जैसे एक गांव में एक व्यक्ति जाता है, लूट खसोट करके चला आता है और सुबह उसी लूट खसोट के माल में से कुछ कुछ जाके वहां बांट देता है और रहनुमा कहलाता है। तो उस रहनुमा को, तथाकथित रहनुमा को, ये समझना होगा कि सिर्फ मुद्दा थोड़ा थोड़ा बांटने में नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि उस समाज की बढ़ोतरी, विकास तभी हो सकता है जब उनकी शिक्षा, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, स्वाभिमान, सम्मान की बात हो, तभी हो सकता है, वरना थोड़ा थोड़ा बांटने से कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो पूरा चल रहा है, सपा कह रही है मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का कह रही है तो वो क्या विश्लेषण करना चाहते हैं आप उनसे पूछिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि रहनुमा ऐसे नहीं बना जाता। रहनुमा बना जाता है शिक्षा, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, निभाई, हर चीज की आप गारंटी के लिए लड़िए। भाई, वो तो सीधे जिन लोगों के रहनुमा है उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। वो तो खुला कहते हैं कि हमारे साथ वाले जो कटेंगे वो बटेंगे, जो इकट्ठा रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। तो वहां तो लाइन क्लियर है, फिर कंफ्यूजन किस बात की है? ये आप उनसे पूछिए। हाँ। ये आप उनसे पूछिए। तो क्या है पल्लवी पटेल का आगे का क्या रणनीति है, कैसे क्या काम करेंगे? क्योंकि 25 आ गया है, 2 साल बाद फिर से चुनाव में जाना है। अब समाजवादी पार्टी में कितनी चीजें फ्रूटफुल दिख रही हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी एक दूसरा संगठन है, उसमें क्या है क्या नहीं वो तो आप उन्हीं से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जिस अहम मुद्दे को लेकर मैं बैठी हूँ, उसमें जब तक सरकार जवाब नहीं देगी, जब तक मुखिया मेरे सामने नहीं आएंगी, पल्लवी पटेल यहाँ से नहीं मिलेगी। आगे पॉलिटिकली क्या है? क्या वापस से सपा के साथ रहना है या अपनी लाइन अलग लेके चलनी है? अभी वो बहुत दूर की बात है, अभी वर्तमान की बात करिए। गुंजाइश है मतलब? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बहुत दूर की बात है, अभी वर्तमान पे बात करिए, उसके रिजल्ट्स पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो मजबूत कंधे चाहिए, या तो भाई पल्लवी पटेल इधर रहें या तो उधर रहें। जिधर रहेंगी उधर के मजबूत कंधे जब तक नहीं होंगे तब तक कैसे आगे काम चलेगा? मैं मुद्दों के साथ हूँ, मैं मुद्दों के साथ सड़क पे भी हूँ, सदन में भी हूँ, हमेशा मुद्दों के साथ हूँ और सच्चाई और ईमानदारी से उन मुद्दों के साथ काम करूँगी। अभी तक इस बीच में अखिलेश जी से एक बार बात हुई? नहीं, ऐसी कोई मेरा संवाद नहीं है अभी उनसे। और जो विधायकी खत्म करने को लेकर के भी जो प्रोसेस कहा जा रहा था सपा की तरफ से, अभी तक रुका हुआ है, आपको लगता है वो अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर उधर बचा हुआ है? देखिए, ये उनका निर्णय होगा, मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। बचा हुआ है इसका मतलब वो चाहते हैं कि पल्लवी पटेल को अगर भूल का एहसास हो जाए और वापस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं? किस चीज की भूल, आप बताइए। नहीं, ऐसी जहाँ से राहें जुदा हुई थी,
नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई भूल नहीं है। हम्म। हमको जो लगता है गलत है और जो मुद्दा उठना चाहिए वो हम सदैव उठाएंगे। अगर अखिलेश जी की तरफ से कोई सॉफ्ट कॉल आती है तो पल्लवी पटेल तैयार है, देखेगी कुछ उधर? चलिए आगे की बातें आगे करेंगे। तो पल्लवी पटेल हमारे साथ थी, और पल्लवी पटेल जिस मुद्दे को लेकर बैठी हैं धरने पर विधानसभा के बाहर, वो कहती हैं कि जब तक सरकार इस पर जवाब नहीं देगी तब तक उनका ये जो अनशन है वो जारी रहेगा। हालांकि सत्र चल रहा है, वो सत्र में भी इस बात को कहना चाहती हैं, और तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिन पर वो सरकार के साथ खुलकर मुखालफत कर रही हैं।